फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। जैसा कि अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने जाना है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, और आज हम लोग जानने जा रहे हैं एडवर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है एडवर्ब? तो सबसे पहले तो जानिए कि एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। अभी हमने पढ़ा था वर्ब, वर्ब में जुड़ गया एड, यानी जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे प्रोनाउन क्या था, जो नाउन की जगह पे आए उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है ना? तो आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एडवर्ब का, एक मिनट क्या हो गया, हाँ, एडवर्ब का अर्थ है, एडवर्ब का अर्थ है क्रिया विशेषण। हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बताता है, जबकि अंग्रेजी व्याकरण में एडवर्ब किस किस की विशेषता बताता है? वर्ब, एडजेक्टिव तथा अन्य एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो ये तो हो गई परिभाषा एडवर्ब की, और अंतर भी बताया गया कि हिंदी के क्रिया विशेषण और अंग्रेजी के क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। हिंदी का क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बताता है, जबकि अंग्रेजी का क्रिया विशेषण वर्ब, एडवर्ब और अन्य वर्ब, एडजेक्टिव और अन्य एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो चलिए अब हम इससे संबंधित नियमों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूल नंबर 1, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। क्या कहता है रूल नंबर 1, इसको हम समझें। हाँ, तो देखिए रूल नंबर 1 है टू के बारे में, TOO, टू का अर्थ होता है इतना जितना नहीं होना चाहिए। टू का प्रयोग बैड सेंस में होता है, गुड सेंस में नहीं। गुड सेंस में टू के स्थान पर वेरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश इज टू ग्लैड टू मीट हिज फ्रेंड। इस वाक्य का अर्थ है रमेश अपने मित्र को देखकर इतना खुश हुआ जितना खुश नहीं होना चाहिए। इस वाक्य को अगर गुड सेंस में कहेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। देखिए रमेश इज़ वेरी ग्लैड टू मीट हिज फ्रेंड। जैसा अभी आपको बताया भी हमने कि पॉजिटिव सेंस में हम वेरी का यूज़ करते हैं और निगेटिव में हम टू का यूज़ करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक और उदाहरण है, महेश इज़ टू वीक इन लैंग्वेज। ठीक है, इट इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। तो यहाँ पर भी टू का अर्थ भी के सेंस में भी होता है या अतिरिक्त के सेंस में होता है, ऑल्सो इन एडिशन टू। इस अर्थ में टू का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। कौन से सेंटेंस में होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है शी लॉस्ट हर बुक एंड पेन टू। इसका मतलब क्या हो कि उसने किताब तो खोई ही खोई, साथ में पेन भी खोया। ठीक है, इन एडिशन टू बुक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है हमारा एनफ से रिलेटेड। क्या होता है इसे देख लीजिए। एनफ ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा का बोध कराता है। यह जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है सदैव उसके बाद में आता है, बाद में। जैसे सीता इज काइंड एनफ टू हेल्प मी, तो काइंड के बाद में। ही इज बोल्ड एनफ टू फेस द प्रॉब्लम, बोल्ड के बाद में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 है हमारा लिटिल से संबंधित। क्या कहता है रूल नंबर 3? एडजेक्टिव की भांति एडवर्ब में भी लिटिल का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, तथा ए लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा बहुत। जैसे आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड शी वॉज लिटिल अनहैप्पी। शी वॉज लिटिल अनहैप्पी कहना गलत होगा, क्योंकि पति से अलग होने पर उसे कुछ भी दुख ना हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लिटिल के स्थान पर क्या आएगा? ए लिटिल का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 मच। अब ये क्या कहता है इसे समझते हैं। रूल नंबर 4 मच कहता है ये कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की विशेषता बताता है। पॉजिटिव डिग्री के साथ मच के स्थान पर क्या आएगा? वेरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने टू के और वेरी का कहा गया था। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, महेश इज मच मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। ठीक है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव डिग्री में हम करेंगे तो वेरी आ जाएगा। जैसे महेश इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा तो क्या आ गया? वेरी। क्लियर है? यहाँ देखिए पहले वाक्य में मोर कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का एवं दूसरे वाक्य में पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी का प्रयोग किया गया है, जो कि शुद्ध है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी मच एवं वेरी का प्रयोग किया जाता है, परंतु अंतर यह है कि मच के साथ आर्टिकल द का प्रयोग और मच के बाद
वेरी के साथ आर्टिकल द का प्रयोग वेरी के पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, महेश इज मच द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। महेश इज मच द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो देखिए मच के बाद द आया है, जबकि वेरी में महेश इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। क्लियर। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, ये है आपका वेरी मच, टू मच और मच टू और ओनली टू से संबंधित। क्या कहता है? वेरी मच का अर्थ है अत्यधिक, टू मच एवं मच टू का अर्थ है उतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए, और ओनली टू का अर्थ है बहुत, यानी वेरी। उदाहरण देखिए, आई एम वेरी मच ग्लैड टू सी माई फ्रेंड। ठीक है। फिर आई एम ओनली टू ग्लैड टू सी माई फ्रेंड। ओनली टू का मतलब क्या है? बहुत, मतलब मैं अपने दोस्त को देख के बहुत खुश हूँ। ठीक। और मच का मतलब क्या है? वेरी मच का मतलब क्या है? अत्यधिक। मैं अत्यधिक खुश हूँ अपनी फ्रेंड से मिलकर। यू आर बिकमिंग टू मच पेनफुल टू मी, मतलब तुम मेरे लिए ज़रूरत से ज़्यादा दर्द वाले हो गए हो। ठीक है, परेशानी बन गए। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 6, इसको समझते हैं। रूल नंबर 6 कहता है प्रेजेंटली, शॉर्टली और डायरेक्टली। प्रेजेंटली का अर्थ होता है शीघ्र एवं अभी, एट प्रेजेंट। जैसे प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर। शॉर्टली एवं डायरेक्टली का अर्थ होता है अति शीघ्र। जैसे राम विल गो शॉर्टली या डायरेक्टली। क्लियर। नेक्स्ट अब आपका है रूल नंबर 7, प्रेजेंटली एंड जस्ट नाउ दोनों का अर्थ होता है शीघ्र, किंतु प्रेजेंटली का प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए किया जाता है तथा जस्ट नाउ का प्रयोग पास्ट एक्शन के लिए होता है। जैसे राम हैज़ गॉन जस्ट नाउ, मतलब राम जा चुका है, जस्ट अभी गया। राम विल गो प्रेजेंटली मीन्स राम जो है जाएगा, जल्दी जाएगा। ठीक है, ये फ्यूचर के लिए हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका रूल है हार्ड एंड हार्डली। हार्ड का अर्थ होता है कठिन और हार्डली का अर्थ होता है शायद ही कभी। जैसे राम वर्क्स हार्ड, राम हार्डली वर्क्स। प्रथम वाक्य का अर्थ क्या है? राम कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ है कि राम शायद ही कभी परिश्रम करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना। रूल नंबर 9, लेट, लेटली और रिसेंटली। ये क्या कहता है, इसको समझ लीजिए। लेट का अर्थ होता है देर से, लेटली एवं रिसेंटली का अर्थ होता है अभी तुरंत में। जैसे राम केम लेट, राम हैज़ कम लेटली या रिसेंटली। यहाँ प्रथम वाक्य का अर्थ है राम देर से आया तथा दूसरे वाक्य का अर्थ है राम अभी तुरंत ही आया है। लेटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तथा रिसेंटली का प्रयोग आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा रूल नंबर 10। ये क्या कहता है, इसे समझिए। रूल नंबर 10 कहता है सिंस या एवर सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, इसको समझें। वाक्य में एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होने पर सिंस का अर्थ होता है तब से, एवं एवर सिंस का अर्थ होता है अब तक। जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 1979, मतलब कि 1979 से वो काम कर रहा है। सिंस के साथ सदैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इससे पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है कि एग्जैक्टली कब से काम करना उसने शुरू किया था। क्लियर, नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा एल्स के लिए। एल्स के साथ सदैव, इसको थोड़ा ऊपर कर लें फिर बताती हूँ रूल, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, एल्स के साथ सदैव बट का प्रयोग किया जाता है, देन का नहीं। बस आपको इतना याद रखना है। फिर आपका रूल नंबर 12 है सेल्डम के साथ हमेशा सदैव और नेवर का प्रयोग किया जाता है और एवर का नहीं किया जाता। ही सेल्डम और नेवर डज अ गुड जॉब। क्लियर, ये आपका सही है, नेवर है ना, एवर नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या है? बिफोर एंड अगो, इन दोनों का अर्थ होता है पहले। क्या होता है? पहले। बिफोर एवं अगो, इन दोनों का अर्थ होता है पहले, परंतु एगो का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में किया जाता है, जबकि बिफोर का प्रयोग पास्ट एवं फ्यूचर टेंस दोनों में किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 14, यस एवं नो। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यस तथा निगेटिव सेंटेंसेस के लिए नो का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आर यू प्रिपेयर्ड? यस आई एम, नो आई एम नॉट। क्लियर।
इस प्रकार उत्तर देना गलत है। यस आई एम नॉट या नो आई एम। नो आई एम नॉट नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? नो आई एम या फिर यस आई एम नॉट। क्लियर। नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 15, नो, नॉट और नन। क्या है इसको समझते हैं। एडजेक्टिव पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव आपका पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री वाला और एडवर्ब आपका कंपैरेटिव डिग्री वाला तथा नाउन के पूर्व नो का प्रयोग होता है। नो का प्रयोग होता है, जैसे आई हैव नो शर्ट, आई हैव नो वाइट शर्ट। तो देखिए एडजेक्टिव के ये पहला आपका नाउन के पहले आ गया, फिर आपका क्या है एडजेक्टिव के पहले शर्ट है ना, शर्ट किस तरीके की वो बता है। फिर पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब के पूर्व नो का प्रयोग होता है। नाउन या एडजेक्टिव के पूर्व ए एन का प्रयोग होने पर नॉट का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए, नॉट इवन ए सिंगल मैन हैज़ कम। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। कैसे होता है समझिए। जैसे राम डजंट गो, क्या है राम डजंट गो और राम डिडंट गो। इसके बाद आपका है रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या कह रहा है उसको देखिए। दोनों ही एडवर्ब कौन कौन से, फेयरली और रादर, ये आपके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं, परंतु अंतर यह है फेयरली का प्रयोग गुड सेंस में तथा रादर का प्रयोग बैड सेंस में किया जाता है। जैसे सी इज़ फेयरली टॉल और शी इज़ रादर टॉल। क्लियर। जैसा अभी आपको बताया कि जो आपका रादर है, ठीक है, वो आपका नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और जो फेयरली वो आपका पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। वही यहाँ पे कहा गया। प्रथम वाक्य का अर्थ है सीता की लंबाई इतनी है कि वे अच्छी लगती है और दूसरे वाक्य का अर्थ है सीता की लंबाई आवश्यकता से अधिक है जिससे वे अच्छी नहीं लगती। क्लियर। नेक्स्ट है रूल नंबर 17, देयर। देयर क्या है? जब वाक्य में सब्जेक्ट के अनिश्चय की स्थिति हो तथा वाक्य में समय का बोध कराने के लिए किसी एडवर्ब या प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, तो प्रयोग हुआ हो तब वाक्य के प्रारंभ में देयर का प्रयोग किया जाता है। इसे इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। जैसे देखिए कैसे, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। इस वाक्य को लिखना अशुद्ध होगा। अ पेन इज ऑन द टेबल। क्लियर है। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमें नहीं पता ना कब से रखा हुआ है, इसलिए। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। फिर आपका आता है रूल नंबर 18, ऑल एंड क्वाइट। इन दोनों का ही अर्थ होता है पूरी तरह से। क्या होता है? पूरी तरह से। अतः एडवर्ब के रूप में दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होना चाहिए, इनको अलग अलग प्रयोग होना चाहिए। जैसे ही इज़ ऑल राइट, ही इज़ क्वाइट वेल, ये दोनों वाक्य शुद्ध हैं, परंतु ही इज़ क्वाइट ऑल राइट ये वाक्य अशुद्ध होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 को भी और समझ लेते हैं हम लोग। देखिए रूल नंबर 19 क्या कहता है? एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। अतः रैपिडली, स्लोली, पेशेंटली इत्यादि के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे यू आर टेकिंग द प्रॉब्लम विथ पेशेंटली एंड कॉन्फिडेंशियली में विथ का प्रयोग अशुद्ध है। विथ के साथ वाक्य बनाने के लिए एडवर्ब पेशेंटली और कॉन्फिडेंशियली को नाउन में परिवर्तित करना होगा। जैसे ही इज़ टेकिंग द प्रॉब्लम विथ पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। क्लियर। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने जाने हैं एडवर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो पड़ते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग परिवार को, अपने निधि सफारी परिवार को बढ़ाते रहेंगे, अपने मित्रों परिजनों को इस चैनल पे आमंत्रित करते रहेंगे। धन्यवाद।